हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जागीरदार वर्ग या जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि मुग़ल टाइम पीरियड की है। जागीरदार वे मनसबदार थे जिन्हें उनका वेतन नकद नहीं मिलता था, किंतु इसके लिए उन्हें कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। अपनी जागीरों से वे राजस्व इकट्ठा कर उसका अपने लिए विनियोजन कर लेते थे। जागीरों से उन्हें लगभग उतनी अनुमानित आय हो जाती थी जो जागीरदार के रूप में उनके लिए वेतन के बराबर होती थी। अनुमानित आय को तकनीकी अर्थ में जमा या जमादमी कहते थे। इसमें भूराजस्व एवं हासिल शेयर और पेशकश जैसे अन्य कराधान शीर्षों से होने वाली आय सम्मिलित होती थी। मुग़लों के अधीन शाही इलाके भूराजस्व प्रशासन की दृष्टि से मोटे तौर पर तीन लगभग असमान कोटियों में विभाजित थे, जो खालिसा, जागीर और इनाम कहलाते थे। खालिसा से सरकारी मुलाजिम राजस्व इकट्ठा कर उसे शाही खजानों में जमा करवा देते थे। जिन दी गई ज़मीनों के साथ किसी प्रकार का प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था, उन्हें इनाम कहते थे, और इनमें मदद-ए-माश कहलाने वाली वे ज़मीनें भी सम्मिलित थीं जो या तो धर्मपरायण विद्वान और सम्मानी व्यक्तियों को दी जाती थीं या उन लोगों को जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं होता था। अनुदान प्राप्त व्यक्तियों को इन अनुदानों में मिले भूखंडों से आजीवन भू-राजस्व संग्रह का अधिकार होता था। मुग़लों के अधीन जागीरदारी प्रथा एक विशिष्ट संस्था के रूप में विकसित हुई, जिसमें व्यापक नियम विनियम थे। इस संस्था की नींव अकबर ने डाली, किंतु शाहजहाँ ने इस सामान्य संगठन को एक जटिल संस्था के रूप में विकसित किया। धीरे धीरे यह मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था का एक अत्यंत विशिष्ट अभिलक्षण बन गई। आरंभ में इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य यह था कि शाही सेवा में दक्ष और अनुशासित व्यक्तियों को लाया जाए। साथ साथ यह भी उद्देश्य था कि इससे सरकार पर भू-राजस्व प्रशासन का जो भारी बोझ था वह हल्का हो जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था लागू करने में भी मदद मिलेगी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक तो इस व्यवस्था ने मुग़ल साम्राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक स्थायित्व को अस्थिर करना शुरू कर दिया। इसलिए यह आवश्यक है कि हम इस व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप को पहचानें और इसकी कार्यशैली को विस्तार से जांच करें। जागीरदारी व्यवस्था का सार तत्व यह है कि इस व्यवस्था में भू-राजस्व आवंटन के द्वारा वेतन भुगतान का एक तरीका था। जागीरदारों को अपना निजी खर्च चलाने और बादशाह की सेवा के लिए रखी फौजी टुकड़ियों के रखरखाव पर खर्चा करने का अधिकार था। वेतन भुगतान के एक प्रकार के रूप में जागीर मिलने का आशय था कि उसका दावा केवल महाल से प्राप्त राजस्व तक ही सीमित था। नियतन आदेश में यह बात साफ तौर पर लिखी जाती थी, जागीरदार को नियत भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर भी यह देखा गया है कि मुग़ल शासन में कुछ जागीरें वंशानुगत आधार पर भी प्राप्त थीं। जागीरों की इस कोटि में वतन जागीर और अलतमगा जागीर सम्मिलित थी। वतन जागीर कुछ राजाओं और जमींदारों को मिली हुई थी। इन जागीरों में वतन वह भूमि जो मूल रूप से उनके शासक में थी एवं अन्य प्रकार के राजस्व नियतन आते थे, और ये दोनों प्रकृति से वंशानुगत होते थे। राजाओं के पुश्तैनी इलाकों को वतन जागीर की कोटि में लाने का एक लाभ यह हुआ कि इससे वे इलाके भी उन्हीं शाही नियमों विनियमों से नियंत्रित होने लगे जिससे जागीर भूमि नियंत्रित होती थी। जहांगीर द्वारा प्रवर्तित अलतमगा जागीर पुश्तैनी जागीर की दूसरी कोटि में आती है। इस जागीर का यह प्रकार बहुत प्रचलित नहीं था। बादशाह की जिन परिवारों पर कृपा दृष्टि हो जाती, केवल उन्हीं को ये जागीरें मिलती थीं।
कर्तव्य। चूँकि जागीरदार एक मनसबदार होता था, इसलिए उसे नियत मात्रा में फौजी टुकड़ियाँ रखनी पड़ती थीं। वह चौधरियों, कानूनगों, देशमुखों, देशपांडों और कृषकों से माल-ए-वजीब, नियत मात्रा में राजस्व और हुकूक-ए-दीवानी, राजकोषीय मांगें वसूलता था। किंतु उसकी कृषकों और सरकार के मध्य बिचौलिए की स्थिति नहीं थी, क्योंकि जागीर से जो आय होती थी, उसका विनियोजन उसी के लिए होता था। वह यदा-कदा राजमार्गों पर यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बनवाता था। कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थानों पर आवासीय बस्तियाँ बसाता था और यहाँ तक कि लूटपाट और डाकों से लोगों को बचाने के लिए चौकियाँ भी स्थापित करता था। इस तरह जागीरदारी प्रथा सैनिक और नागरिक राजस्व प्रशासन से और यहाँ तक कि कुछ मामलों में ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था से पूरी तरह जुड़ गई। प्रशासनिक तंत्र और नियंत्रण। जागीर भरपूर शक्ति और प्रभाव का स्रोत थी, इसलिए सरकार इसे विस्तृत नियमों विनियमों द्वारा नियंत्रित करना चाहती थी। जागीरों का प्रशासनिक तंत्र इस प्रकार से बनाया गया कि उसमें दो प्रमुख समस्याओं का हल निकाल सके। ये समस्याएं थीं: शाही नियंत्रण बनाए रखना तथा राजस्व व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखना। अकबर और औरंगजेब कालीन उपलब्ध साक्ष्यों से सरकार द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया की प्रकृति पर प्रकाश पड़ता है। जागीर पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग दीवान था। वित्त मंत्रालय जागीरों की आय का आकलन करता था और जागीरदार को राजस्व निर्धारण और संग्रह से संबंधित सभी सरकारी विनियमों का अनुपालन करना पड़ता था। प्रतीत होता है कि हर जागीरदार को दस्तूर के मुताबिक भू राजस्व का निर्धारण करना पड़ता था और यहाँ तक कि राजस्व संग्रह के मामलों में फसल बर्बाद हो जाने की हालत में यदि बादशाह किसानों को किसी प्रकार की छूट देता था, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी दावेदारी में से एक हिस्सा त्यागना पड़ता था। जागीरों के अतिरिक्त प्रशासन में पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए एकाधिक विधियाँ प्रचलित थीं। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए जो महत्वपूर्ण अभिकरण था, उसे सावानी निगाह कहते थे। ये अधिकारी जागीरदारों की कार्यवाहियों और जागीरों की तत्कालीन स्थिति का पूरा विवरण लिखित रखते थे और उसे आगे भेजते थे। अगर किसी जागीरदार के दमनकारी होने की सूचना भेजी जाती या यह पता चलता कि वह शाही विनियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो उसे दंडित किया जा सकता था। दंड स्वरूप या तो उसका स्थानांतरण कर दिया जाता था, या उसे जागीर से बेदखल कर दिया जाता, या उस पर दंड शुल्क लगाया जाता था। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन संगठन जागीर के भू राजस्व प्रशासन पर भी अंकुश रखता था। यद्यपि राजस्व निर्धारण और संग्रह का अधिकार जागीरदार को था, फिर भी इसका कार्यकारी प्राधिकरण फौजदार में निहित था, जो उस जागीर के भू राजस्व प्रशासन से भी सहयोजित रहता था और उसके प्रशासन का सामान्य पर्यवेक्षण भी करता था। इसके अतिरिक्त दरबार द्वारा नियुक्त कुछ स्थानीय अधिकारी अहल एवं खिदमत भी होते थे। जागीरदार के कारिंदे यदि इस अधिकारियों के कर्तव्यों में से किसी हस्तक्षेप करते, तो वे इसकी सूचना ऊपर भेजते थे। ये अधिकारी चौधरी, कानूनगो और काजी कहलाते थे। यद्यपि काजी मुख्यतः न्यायिक अधिकारी होता था, फिर भी कुछ हद तक वह स्थानीय भू राजस्व प्रशासन से भी संबंधित होता था। वह भू हस्तांतरण से संबंधित प्रलेखों को साक्ष्यित करता था। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण राजस्व लेखों को उच्चाधिकारियों को अग्र-प्रेषित करने से पूर्व या उन्हें स्थानीय अभिलेखों के रूप में सुरक्षित रखने से पूर्व वह उन्हें सत्यापित कर साक्ष्यित करता था। चौधरी और कानूनगो प्रत्यक्ष भू राजस्व प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते थे। इनके पद कमोबेश पुश्तैनी होते थे। इनका काम उन महत्वपूर्ण राजस्व संबंधी कागजात के अनुसरण
अनुरक्षण से था, जिनमें परगने की भू वितरण और कृषि संबंधी सारी आवश्यक जानकारी उपलब्ध होती थी। चाहे जागीरों का स्थानांतरण हो जाए, चाहे खालिसा में उनकी अधिग्रहण हो जाए, इन परिवर्तनों से चौधरी और कानूनगों के पद प्रभावित नहीं होते थे। इस प्रकार स्थानीय अभिलेखों में निरंतरता बनी रहती थी और यदि कोई अधिकारी जागीर के बारे में सीधे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता तो उसे सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती थी। इसके अतिरिक्त एक स्थापित प्रथा यह भी थी कि जागीरदारों को हर साल अपने इलाके से संबंधित चालू साल और गुज़िश्ता सालों के निर्धारित भू राजस्व आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ते थे। उन्हें यह भी वचन देना पड़ता था कि प्रस्तुत आंकड़े सही हैं और यदि उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या विसंगति पाई गई तो इसकी जवाबदेही उन पर होगी। राजस्व मंत्री सभी स्रोतों से प्राप्त विवरणों को देखकर सही तौर पर जान सकता था कि जागीर में भूमि संबंधी स्थिति कैसी चल रही है। जागीरदारों पर बादशाह का नियंत्रण इस बात से भी अधिक पुख्ता हुआ कि उन्हें जो जागीरें महल के तौर पर मिली थीं, उन पर अधिकार जताने या अधिकार पत्र प्राप्त करने के उनके दावे नामंजूर कर दिए गए। मनसबदार को जागीर पाने का हक तो था, पर उसे यह हक नहीं था कि वह फला ज़मीनें ही जागीर में ले या कि वे ही ज़मीनें साल दर साल उसकी जागीर में बनी रहें। अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त समय तक किसी क्षेत्र विशेष में भू राजस्व निर्धारण और संग्रह का अधिकार बना रहता तो हो सकता था कि उस व्यक्ति के ऐसे स्थानीय संबंध बन जाएं जिनकी मदद से वह किसी न किसी तरह उस भूमि पर अपना संपत्ति का अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न करे। जागीरदार के रूप में लंबी कालावधि मिल जाने से इस प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती थीं। इसीलिए एक दक्ष और निष्ठावान शाही सेवा के रूप में जागीरदारी प्रथा को शुरू करते समय मुगल बादशाह ने इस खतरे की पेशबंदी के लिए आवश्यक कदम उठाए। जागीरों के निर्यामत हस्तांतरण की प्रथा लागू करने से इस उद्देश्य की पूर्ति हुई। अबुल फजल ने इस पर विस्तार से विचार किया। उसके अनुसार यदि जागीरदारों को अपनी उचित सीमा में रखना हो और रैयत का हित साधन करना हो तो जागीरों के हस्तांतरण की प्रथा जरूरी है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जागीरदार एक ही इलाके में बहुत दिनों तक रह लेता था, उसे दूसरे इलाके में स्थानांतरित कर दिया जाता और उसके स्थान पर दूसरे ब्लॉक वाला जागीरदार लगा दिया जाता था। इन तरीकों से शांति और स्थिरता बनी रहती थी। राजगामिता कानून लॉ ऑफ ईस्टीट के लागू किए जाने से भी जागीरदारों के प्रभाव पर नियंत्रण बढ़ा। इसकी वजह से जागीरदार के वारिस उस जागीर पर अपने पुश्तैनी हक को दावा नहीं कर सके। जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी सारी संपत्ति राजगामी हो जाती थी। उसकी जो देनदारी मुतलबा होती थी उसका पूरा विवरण तैयार किया जाता था और राजगामी चल संपत्ति से उसकी कटौती कर ली जाती थी। इसके अलावा शेष चल संपत्ति का मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों में वितरण कर दिया जाता था। वितरण बादशाह के स्वविवेक के अनुसार होता था। इस प्रकार प्रथा में यह सुनिश्चित कर दिया गया कि जागीर को केवल सेवाकालीन धारण अधिकार ही माना जाए। जागीर एक तरह से जागीरदार द्वारा की गई सेवा के बदले मिलने वाला एक प्रकार का भुगतान भर था। इसलिए उसकी मृत्यु हो जाने पर या उसे बर्खास्त कर देने पर उसकी सेवा समाप्त हो जाती थी और तदनुसार राज्य द्वारा जागीर का अधिग्रहण उचित था। शक्तियाँ और विशेषाधिकार। यदि जागीरदार अपने पद के साथ साथ फौजदार भी नहीं होता तो वस्तुतः उसकी शक्ति और प्राधिकरण भू राजस्व निर्धारण और संग्रह तक ही सीमित थे। सैद्धांतिक रूप से जागीर का दावा प्राधिकृत भू राजस्व और करों तक ही परिसीमित था और शाही विनियमों के अनुसार निर्धारित प्राधिकृत करने से अधिक वह कुछ नहीं मांग सकता था।
उसे न्यायिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। ये अधिकार तो बादशाह द्वारा नियुक्त काजी के पास होते थे। एक छोटे जागीरदार के पास पुलिस के अधिकार भी नहीं होते थे। ये अधिकार फौजदार के पास होते थे। सल्तनतकालीन इक़्तिदार के विपरीत मुग़लकालीन जागीरदार मोटे तौर पर अपनी जागीर के प्रशासनिक दायित्वों से वंचित था। फिर भी इरफान हबीब के अनुसार व्यवहार में जागीरदार के अधिकार इतने अधिक परिसीमित नहीं होते थे। विशेष रूप से यह बात बड़े जागीरदार पर लागू होती थी, जिसे फौजदारी या पुलिस की शक्तियाँ भी मिली होती थी। जागीरदार की शक्ति इस तथ्य से भी अधिक बढ़ गई थी कि उनकी जागीरों में भूमि का क्षेत्र बहुत अधिक होता था। एक आकलन के अनुसार सन 1646 ईस्वी में केवल 68 राजाओं और अन्य उच्चतम अभिजात वर्ग के लोगों के पास साम्राज्य के कुल जमीन का 36.6% या तथा अन्य 587 उच्चतर अधिकारियों के पास लगभग 25% था, जबकि शेष 7.555 मनसबदार के पास कुछ राजस्व का चौथा हिस्सा था या तीसरा हिस्सा ही था। जिन अधिकारियों को नकद वेतन मिलता था उनकी बात छोड़ भी दें तो ऊपर बताए गए अनुपातों से यह तो सिद्ध हो ही जाएगा कि अधिकतर जागीरें कुछ ही हाथों में संकेंद्रित थीं। बड़े जागीरदारों को जहाँ कहाँ जागीरें मिलती थीं वहाँ वे राजस्व उगाने के लिए स्थानीय प्रशासनिक तंत्र सरकार रखते थे। उनके पास बड़ी सैनिक शक्ति भी होती थी, इसलिए यदि उनके खिलाफ किसी तरह की शिकायत शाही दरबार में पहुंचती थी तो उनके पद और प्राधिकरण के बल पर वह बेअसर साबित हो जाती थी। विकास और ह्रास। अकबर द्वारा प्रवर्तित जागीरदार प्रथा भावी मुग़ल बादशाहों के काल में अधिक जटिल हो गई। अकबर के शासनकाल के अंतिम कुछ वर्षों में कम से कम 3 प्रांतों में तो खालिसा के प्राप्त आय कुल जमा की चौथाई थी। जहांगीर के समय में पूरे साम्राज्य में यह अनुपात गिरकर न्यूनतम 1/20 पर पहुंच गया। शाहजहां ने इसे बढ़ाकर 1/7 तक पहुंचाया। शेष सारी भूमि जागीरों के रूप में बटी हुई थी। जागीरों में यह समस्या थी कि उनके निर्धारित राजस्व और उनसे प्राप्त वास्तविक राजस्व संग्रह में अंतर होता था। यह समस्या इतनी अधिक नाजुक हो गई कि अपनी गद्दीनशीनी के तुरंत बाद ही शाहजहां को इस पर सरकारी तौर पर ध्यान देना पड़ा। उसने 1/3 या कहीं कहीं 1/4 तथा माहवारी के नियम लागू किए। इनका उद्देश्य राजस्व संबंधी आवश्यकता और उपलब्धि के बीच पाए जाने वाले अंतर को पाटने के लिए मनसबदारों को मिटने वाले अनुभागों और उनके दायित्वों में कमी लाना था। जागीरदार प्रथा की कार्यप्रणाली में जो परेशानियां आईं उनके कारण थे युद्ध, साम्राज्य का विस्तार, मनसबदारों की संख्या में वृद्धि, अकाल इत्यादि। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरें साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा बनी रहीं, किंतु तब जागीरदारी प्रथा के स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया। उसके शासनकाल में उत्तरार्ध में न खत्म होने वाली दक्कनी लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप दक्कनी मनसबदारों अर्थात दक्कनी राजशाही में आए और मराठा अधिकारियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके वेतन चुकाने के लिए उपलब्ध जागीरों की संख्या कम पड़ गई। जागीरों के अभाव और उपलब्ध जागीरों की आय में कमी की वजह से मनसबदार दुखी थे और इसलिए उनमें असंतोष की भावना बढ़ी। उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि सबसे पहले सन 1691 में मुग़ल बादशाह को इस समस्या का सामना करना पड़ा कि नित्य प्रति बढ़ती मनसबदारों की संख्या को देखते हुए सभी को जागीरें कहाँ से दी जाएं, क्योंकि तब उपलब्ध जागीरों की संख्या बहुत ही कम थी। जागीरदारी प्रथा में आया यह संकट औरंगजेब के शासनकाल के शेष वर्षों में भी कम नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि जब बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो वह अनेक अभिजात वर्ग के व्यक्तियों और अमीरों को जागीरें नहीं दे सका। इसके बावजूद उसने भी अंधाधुंध जागीर बांटकर और पदोन्नतियां देकर जागीरदारी प्रथा के संकट को और अधिक बढ़ाया। जागीरों से प्राप्त वास्तविक आय बादशाह के उपयोग में आने वाली सैनिक टुकड़ियों के रखरखाव पर होने वाले आवश्यक खर्च
के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए राज्य के प्रति अपने सैनिक दायित्व के निर्वाह की ओर से मनसबदार लापरवाह हो गए। चूँकि जागीरों से होने वाली आय अनिश्चित थी, इसलिए शाही जानवरों के दाना पानी की व्यवस्था पर होने वाले खर्च का भुगतान करना भी मनसबदारों के लिए कठिन हो गया। इसलिए मुनीम खां ने पशुओं के भरण पोषण की जिम्मेदारी सरकार के पास लौटा ली और तदनुसार ही जागीरदारों के अनुलाभों में अनुपातिक कमी कर दी। किंतु इस रद्दोबदल ने पहले से ही खाली शाही खजानों के भार को और भी बढ़ा दिया। जहांदार शाह के शासनकाल में जुल्फिकार खान नामक शक्तिशाली वजीर ने जागीरों की दावेदारी संबंधी मामलों की जांच और सत्यापन के नियमों का कड़ाई से पालन करने का प्रयत्न किया और इनके लिए रोजनामचे बनवाए, किंतु घूसखोरी की वजह से इनका उल्लंघन होता रहा। राजस्व संग्रह के काम को ठेके पर देने की प्रथा नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों का दमन बढ़ गया। चूँकि इजारेदारी रेवेन्यू फार्मिंग किसानों और राज्य दोनों के लिए विनाशकारी थी, इसलिए फर्रुखसियर ने इसे बंद कर दिया। किंतु वह एक अत्यंत कमज़ोर शासक था जो सैयद भाइयों के हाथों की कठपुतली बन गया, इसलिए यह सुधार ठीक तरह से लागू नहीं किया जा सका। इस दौरान मुग़ल दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। नोमान अहमद सिद्दीकी ने ठीक ही कहा है कि इस तरह की परिस्थितियों में मनसबों और जागीरों का बंटवारा राजनीतिक हितलाभ को ध्यान में रखकर अधिक किया जाता था, न कि प्रशासनिक क्रियाविधि को ध्यान में रखकर या कि प्राप्तकर्ता की सराहनीय सेवाओं को ध्यान में रखकर। सिद्दीकी आगे बताते हैं कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद इतना अधिक फैल गया कि जागीरें और मनसबें कभी किसी को प्रसन्न करने के लिए दी जाने लगीं तो कभी संघर्षरत दलों के बीच शक्ति संतुलन के लिए। इन कारणों से जागीरदारी प्रथा में विघटन की जो शुरुआत औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में हुई, उसने फर्रुखसियर के शासनकाल में गति पकड़ी और अधिक स्पष्ट हो गई। जागीरदारी संकट काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि खालिसा भूमि जमीनों के रूप में बांटी जाने लगी। इसका कारण यह था कि तब अमीर वर्ग बहुत ताकतवर हो गया और बहुत जोर शोर से जागीरों की मांग करने लगा। मनसबदारों के दावों की भरपाई करने के लिए बादशाह ने खालिसा भूमि को महाल के रूप में देने का रास्ता अपनाया। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही समय में सारी खालिसा भूमि जागीरदारों के हाथों में चली गई। इस प्रकार जो वर्ग कभी राज्य की सेवा और सहायता के लिए बनाया गया था, वह अब राज्य के लिए भारी अन्नाभृत बोझ बन गया तथा आगे चलकर राज्य के अधिकार को हड़प गया। इस प्रकार जागीरदारी प्रथा की अंतर्निहित विसंगतियां अब पूरी तरह उजागर हो गईं। जागीरदारी प्रथा को सर्वनाश से बचाने का अंतिम प्रयत्न निजामुल मुल्क ने किया, जब उसने अक्टूबर 1721 में वजीर का पद संभाला। उसने इस प्रथा को में कुछ सुधार करने चाहे। उसके प्रस्ताव थे कि जागीर अमीर वर्ग के ओहदे बढ़ाए जाएं, जिनको मनसबें उनकी व्यक्तिगत योजना के अनुसार नहीं मिली थीं, उनकी संख्या कम की जाए। पिछले शासन में खालिसा के रूप में उद्दिष्ट सभी महाल भूमि का पुनर्ग्रहण किया जाए। जिन जागीरों में से राजस्व संग्रह बल प्रयोग द्वारा या बल प्रयोग की धमकी देकर ही किया जा रहा हो, उन्हें शक्तिशाली अमीरों को सौंप दिया जाए तथा जिन जागीरों से राजस्व संग्रह में अधिक कठिनाई न हो रही हो, उन्हें छोटे या कमज़ोर मनसबदारों को दे दिया जाए। इन सुचिंतित सुधार प्रस्तावों ने कुछ क्षेत्रों में आशाएं जगाईं और यह माना जाने लगा कि जो प्रशासनिक स्थायित्व औरंगजेब की मृत्यु के बाद डमाडोल होने लगा था, उसमें फिर से दृढ़ता आ जाएगी। किंतु जल्दी ही इन आशाओं पर तुषारपात हो गया। निजामुल मुल्क मुग़ल दरबार में व्याप्त राजनीतिक षड्यंत्रों से ऊब गया और उसने दिसंबर 1723 में दिल्ली से विदा ली और दक्षिण भारत में जाकर एक अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना की। इस प्रकार जागीरदारी प्रथा को बचाने
का यह अंतिम प्रयत्न भी असफल हुआ। ताकत और कमजोरियाँ। जागीरदारी प्रथा का संक्षिप्त इतिहास ऊपर दिया गया है। अब यह आवश्यक है कि इस प्रथा के विघटन के कारणों को जानने के लिए इसकी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन कर लिया जाए। इसकी ताकत इस तथ्य में निहित है कि इसकी स्थापना एक शक्तिशाली भूस्वामी अभिजात वर्ग पर शाही नियंत्रण के एक साधन के रूप में की गई थी, ताकि इसके माध्यम से जागीरें बांटकर एक दक्ष शाही सेवा व्यवस्था बनाई जा सके। बहरहाल जागीरदारी प्रथा की अपनी अंतर्निहित विसंगतियाँ थीं। इस प्रथा में निहित कमजोरियों का विश्लेषण करते समय इस बात की ओर संकेत किया जा सकता है कि यह प्रथा तभी सुचारू रूप से काम करेगी जब या तो वितरण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होगी या जागीरदारी मनसबदारों की संख्या पर उचित नियंत्रण रखना होगा। दूसरे शब्दों में, यदि जागीरों का आवंटन अंधाधुंध किया गया तो वह स्थिति जल्द ही आ जाएगी जब बांटने की पर्याप्त भूमि बचेगी ही नहीं। जागीरों की कमी से भूमि की अनुमानित आय में मुद्रास्फीति का प्रवेश होगा, जिससे वस्तुतः आय की वसूली होगी ही नहीं। हासिल वास्तविक आय और जमा अनुमानित आय के इसी अंतर ने जागीरदारी प्रथा को आगे चलने नहीं दिया। जागीरदारी संकट का एक संभावित कारण यह भी था कि खालिसा भूमि को जागीरों में बदला जाता रहा। ऐसा करने से न केवल बादशाह ही कंगाल हो गया, अपितु इसने जागीरदारों मनसबदारों को भी राज्य के अधिकार को हड़पने के लिए उत्प्रेरित किया। जागीरदारी प्रथा की कमजोरियों के अन्य कारण थे भ्रष्टाचार, इजारा जागीरदारों पर केंद्र के प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव आदि आदि। राजस्व संग्रह और सैनिक दायित्वों के बारे में सरकारी विनियमों का उल्लंघन करने के लिए जागीरदार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। कभी कभी बिना परिश्रम के ही राजस्व संग्रह के लिए जागीरदार अपनी जागीरों को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेके पर दे देते थे। यह तरीका किसानों के लिए दमनकारी सिद्ध हुआ। सरकार अपने गुप्तचर विभाग के माध्यम से जागीरों के बारे में सूचना एकत्रित करती थी। जागीरदारों के खिलाफ दमन संबंधी शिकायतें बादशाह, सूबेदार या दीवान को दी जा सकती थीं, पर सामान्यतः जागीरदारों के कारिंदे किसानों को जोर जबरदस्ती से शिकायतें पहुंचाने से रोक लेते थे। बहरहाल केंद्रीय सरकार किसी भी जागीरदार को अनियमितताओं के लिए दंडित कर सकती थी। ये अनियमितताएं राजपिराय जागीरों के अवैध हस्तांतरण, पुनर्ग्रहण अथवा सरकारी हाकिमों को हटाने या बदलने में से संबंधित होती थीं। सरकार का कहना है कि इन अनियमितताओं के लिए जो दंड जागीरदारों को दिए जाते थे वे बहुत ही साधारण होते थे, अर्थात उन्हें वस्तुतः दंड कहीं नहीं जा सकता। इस प्रकार व्यवहार में किसानों को जमींदारों के दमन से बचाने वाला कोई नहीं था। जमा और हासिल के बीच जो विसंगति थी वह जमींदारी प्रथा की एक बड़ी कमजोरी थी। इस मामले में जागीरदारों, जमींदारों और किसानों के बीच जो रिश्ते थे उन पर भी यहाँ बल दिया जाना चाहिए। जागीर से राजस्व की वसूली में जागीरदार को जमींदार से सहयोग की अपेक्षा होती थी, वह तो उसे मिलता नहीं था। उल्टे जमींदार अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देता था। जमींदार का सदा यह प्रयत्न रहता था कि वह इकट्ठे हुए राजस्व में से अपने लिए निर्धारित हिस्से से अधिक हिस्सा अपने पास रख ले। इस तरह उसका जो लाभ होता था वह जागीरदार की हानि होती थी। कभी कभी तो जमींदार भुगतान करने में आनाकानी करता था और तब जागीरदार को बल प्रयोग करना पड़ता था। कुछ जमींदारों के पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ होती थीं, इसलिए ऐसे अवसरों पर कुछ झगड़ा फसाद भी हो जाता था। जिन क्षेत्रों में जमींदार और जागीरदार होता था वहाँ ऐसे झगड़े नहीं होते थे, किंतु
बेचारे किसान तो उस जागीरदार जमींदार की दया पर ही जीते थे। जागीर के हस्तांतरण की प्रथा ने अनेक कठिनाइयाँ पैदा की। नौमान अहमद सिद्दीकी के अनुसार जागीरों के हस्तांतरण के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि बादशाह यह नहीं चाहता था कि अपनी जागीरों में जागीरदार की जड़ें गहरी हो जाएं। केवल वतन जागीरों को छोड़कर अन्य सभी जागीरों के मामले में यह एक लगभग स्थायी सिद्धांत बन गया था कि कोई जागीर किसी एक ही व्यक्ति के पास 4 वर्षों से अधिक न रह सके। हो सकता है कि जागीरों के निरंतर हस्तांतरणों ने बादशाहों की इस रूप में मदद की हो कि जागीरदार स्थानीय शक्तिशाली शासक न बन सके और वे बादशाह की इच्छा पर ही पूरी तरह आश्रित रहे। पर जागीरदारों के लिए बार बार के स्थानांतरण असुविधाजनक थे। मान लें जागीरदार का स्थानांतरण वर्ष के मध्य में हुआ तो उसे अनेक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थीं। इन कठिनाइयों को देखते हुए जागीरदार अपने ठहराव काल में ही अधिक से अधिक धन संग्रह कर लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं था कि कब उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। जागीरदारी संकट पर सतीश चंद्र ने विस्तार से विचार किया है। अपने अध्ययन में उन्होंने इस प्रथा की अनेक कमजोरियों पर प्रकाश डाला है और उन समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है जिनका सामना जागीरदारों को करना पड़ता था। सतीश चंद्र के अनुसार मुगल काल में जागीरदारी प्रथा का संकट मुख्यतः मध्यकालीन भारत में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ा हुआ था, मुख्यतः भूकृषि संबंधों से, और इन संबंधों की आधारशिला पर खड़े प्रशासनिक ढांचे से मुगल शासक वर्ग के सामने प्रमुख समस्याएं थीं। राजस्व प्राप्ति में निरंतर होती कमी की मुगल शासन राजस्व संग्रह के लिए जमींदारों और प्रभावशाली भूस्वामियों पर आश्रित था और ये लोग सरकार को इस काल में पर्याप्त सहयोग नहीं देते थे। सवारों की संख्या में कमी हो जाने के कारण मुगल फौजदारों की योग्यता और इच्छा शक्ति भी कमज़ोर हो गई और वे अपने हिस्से की मालगुजारी वसूल करने के लिए जमींदारों को पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं कर सकते थे। चूँकि मनसबदार अपनी जागीरों से देय आय की राशि वसूल करने में असमर्थ हो गए, इसलिए उनके सैनिक सामर्थ्य में ह्रास की मात्रा बढ़ गई। सतीश चंद्र तत्कालीन सामाजिक ढांचे का गहराई से परीक्षण कर इस नतीजे पर पहुँचे कि उस समय के भूकृषि संबंध जागीरदारों, जमींदारों और खुद काश्त करने वाले भूस्वामियों या प्रभावशाली कृषक वर्ग के तिपाई पर टिके थे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि उस समय के प्रभावशाली या विशेषाधिकार प्राप्त किया सामान्यतः भूमिहीन किसानों को या कम भूमि वाले किसानों को भू राजस्व की अनुमति प्रदान करने के प्रति अनिच्छुक थे। भूस्वामित्व न मिलने के कारण कृषि कर्म का विस्तार नहीं हो सका और विस्तार न होने के कारण कृषि उपज में वृद्धि सीमित ही रही। इसका परिणाम यह हुआ कि जागीरों की आय घट गई और इस प्रकार जागीरदारी संकट शुरू हुआ। जागीरदारी संकट के जनक फिर 2 कारणों का उल्लेख ऊपर हुआ है। उनके अलावा संकट को बढ़ाने वाले कुछ अन्य कारणों पर सतीश चंद्र ने विचार किया है। ये कारण हैं शासक वर्ग के आकार में वृद्धि, मनसबदारों की आडंबरपूर्ण जीवन शैली, जागीरों का हस्तांतरण और नए मनसबदारों को जागीरों के आवंटन में विलम्ब। जागीरी विनियमों के क्रियान्वयन से भी समस्या उत्पन्न हुई। यदि जागीरदार घोड़ों की निर्धारित संख्या वाला रिसाला नहीं दे पाता था तो उसकी जागीर का पुनः ग्रहण कर उसे पे बाकी के अंतर्गत दिखा दिया जाता था, अर्थात उस जागीर वाली भूमि कर उसे पे भूमि को नए मनसबदारों में आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख लिया जाता था। दक्कन में जमींदारों और भूस्वामियों ने अपने हिस्से का राजस्व उगाने में निरंतर बढ़ने वाली कठिनाइयों की वजह से अनेक मनसबदार उपयुक्त शर्तों को पूरा नहीं कर सके। परिणाम यह
हुआ कि अधिक से अधिक भूमि बेबाकी होती गई और लंबे समय तक उनका पुनः आवंटन भी नहीं हुआ। सतीश चंद्र के अनुसार जागीरदारी प्रथा में संकट की वृद्धि का केंद्र बिंदु वस्तुतः बेबाकी भूमि की कमी में निहित नहीं था, अपितु इस प्रथा की कार्यविधि में बढ़ती कमियों ने ही संकट को बढ़ाया। कमियां ये थीं कि न तो उन समय कानून और व्यवस्था लागू हो पा रही थी और न साम्राज्य के अनेक हिस्सों से केंद्र के हिस्से के भू राजस्व की उगाही हो पा रही थी। इन सब बातों को आगे चलकर शेष साम्राज्य पर असर तो होना ही था। जागीरदारों की भूमिका। मुगल कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जागीरदारों की भूमिका का निर्धारण बहुत हद तक जागीरदारी प्रथा की ताकत और कमजोरियों से निर्धारित होता था। विभिन्न प्रशासनिक नियम संहिताओं और ऐतिहासिक दस्तावेजों में उपलब्ध आंकड़ों की यदि तुलना की जाए तो पता चलेगा कि जागीरों के रूप में हस्तांतरित राजस्व के एक बड़े भाग का उपभाग तुलनात्मक दृष्टि से बड़े मनसबदारों का एक छोटा वर्ग कर रहा था। फिर भी जागीरदारी प्रथा में न तो कृषकों के भू अधिकारों को प्रभावित किया और न ही मध्यवर्ती लोगों के पुश्तैनी अधिकारों को, जिन्हें सामूहिक रूप से जमींदार कहा जाता है। जहां जमींदार राजस्व इकट्ठा करके सरकारी अधिकारी के पास या शाही खजाने में उसे जमा करवाता था, वही जमींदार उसे प्रकार जागीर में से भी राजस्व इकट्ठा करता था, पर जागीर से इकट्ठा हुए राजस्व को वह सरकार के पास जमा न करवा कर उसे जागीरदार को सौंपता था। जागीरदारों के बार बार बदलते रहने के बावजूद राजस्व इकट्ठा करने की प्रथा और उनके बारे में स्थानीय अभिलेखों का रखरखाव स्थानीय अधिकारियों जैसे कानूनगों और चौधरियों तथा शाही अधिकारियों के माध्यम से होता था। इरफान हबीब बताते हैं कि जागीरदार किसानों का अधिक से अधिक दमन करने के लिए सदा लालायित रहते थे, क्योंकि उन्हें प्राय अपने भविष्य के बारे में यह आशंका बनी रहती थी कि उनकी जागीर न जाने कब उनसे छिन जाए। इसलिए वे राजस्व संग्रह की लंबी अवधि की संभावनाओं के बारे में चिंता न कर तत्काल किसानों से अधिक माल ऐंठ लेना चाहते थे। बर्नियर ने इस प्रवृत्ति का बड़ा उत्कृष्ट विवरण दिया है। निस्संदेह मुगल प्रशासन ने जागीरदारों द्वारा की जा रही जबरन वसूली को हल्का करने और वसूली के बारे में नियम बनाने के लिए कुछ उपाय करने के प्रयत्न अवश्य किए थे, किंतु यह तय नहीं है कि इन उपायों से थोड़े समय में ही अधिक से अधिक राजस्व वसूल कर लेने की जागीरदारों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा। दबाव का संचित प्रभाव यह पड़ा कि इसने न केवल कृषि विस्तार की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर दिया, अपितु मुगल शासक वर्ग को भी जमींदारों और कृषकों जैसे दो प्रमुख कृषि कर्म संबंधी वर्गों के साथ गहराते संघर्ष में लिप्त कर दिया। इजारा प्रथा अर्थात ठेकेदारों द्वारा राजस्व वसूली को पद्धति के लागू हो जाने से भी किसानों की हालात अधिक बिगड़ी। औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अमीर वर्ग में स्वार्थ वृत्ति और गुटबंदी बहुत बढ़ गई और साफ तौर पर दिखाई देने लगी। इसका मुख्य कारण यह था कि अब अमीरों की संख्या और उनके खर्च में वृद्धि हो रही थी, तो जागीरें कम पड़ गईं। परिणामस्वरूप उपलब्ध जागीरों को प्राप्त करने के लिए उनके बीच परस्पर तीव्र प्रतिस्पर्धा होने लगी। सार यह है कि तब ऐसा कोई तरीका नहीं बचा था जो सभी अमीरों को संतुष्ट कर सके, क्योंकि तब सबके लिए न तो पर्याप्त पद थे और न जागीरें थीं। जागीरों की कमी के कुछ और भी परिणाम निकले। अमीर वर्ग ने अपनी जागीरों से अधिकतम आय प्राप्त करने का प्रयत्न किया, जिसका किसानों पर उल्टा असर हुआ। उन्होंने अपनी जागीरों और पदों को पुश्तैनी संपत्ति के रूप में बदलने का प्रयत्न किया। अपने बजट को संतुलित करने के लिए उन्होंने खालिसा जमीनों
बादशाह की ज़मीनों को विनियोजित करना चाहा, जिससे केंद्रीय सरकार का वित्तीय संकट गहरा हो गया। अपना खर्चा बचाने के लिए वे प्राय अपेक्षित कोटे से कम सैनिक रखने लगे, जिससे साम्राज्य की सैनिक शक्ति कमज़ोर पड़ गई। इस प्रकार जागीरदारी संकट से मुगलिया शासक वर्ग की शक्ति में घुन लग गया। भूस्वामी अवजात वर्ग की शक्ति और महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखने के उद्देश्य से तथा भूमि प्रदान कर दक्षतापूर्ण सेवा प्राप्त करने के लिए जागीरदारी प्रथा की शुरू हुई थी। 17वीं शताब्दी की समाप्ति तक पहुँचते पहुँचते इस प्रथा की सुगम कार्यप्रणाली में गंभीर अवरोध आ खड़े हुए तथा ऐसा लगने लगा कि अब यह संस्था जड़ हो गई है और तत्कालीन परिवर्तित राजनीतिक और भूस्वामित्व संबंधी परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में असमर्थ हो गई है। इससे शाही सेवा की दक्षता में कमी आई, जागीरदारों को भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा तथा इनमें निराशा व्याप्त हो गई। नवनियुक्त मनसबदारों को जागीरें देते देते साम्राज्य के संसाधन लगभग समाप्त हो गए। केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर पड़ जाने से मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई और नादिर शाह के आक्रमण काल तक पहुँचते पहुँचते तो जागीरदारी प्रथा लगभग पूरी तरह धराशायी ही हो गई। नादिर शाह के आक्रमण के बाद बढ़ती अराजकता के काल में तो ऐसी स्थिति आ गई कि तब जागीर संबंधी लिखित आदेशों की तुलना में किसी पद या जागीर को धारण करने की शक्ति और क्षमता पर आधारित दावों को ही अधिक वैध माना जाने लगा। कुछ बड़े जागीरदारों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी जागीरों को पुश्तैनी संपत्ति मनवा या बना लिया तथा उन्होंने दक्कन, बंगाल, बिहार और अवध के प्रांतों में अपने स्वतंत्र प्रभुता संपन्न नए राज्य स्थापित कर लिए। इससे भी मुगल साम्राज्य के विघटन में मदद मिली। तो यह थी जागीरदारी व्यवस्था। धन्यवाद।